capital of a free country. The instrument of surrender was signed in Dhaka at 16:31 hours Indian Standard Time by Lieutenant General A.A.K. Niazi on behalf of the Pakistan Eastern Command. Lieutenant General Jagdeep Singh Arora, GOC in command of the Indian and Bangladesh forces in the Eastern Theatre, accepted the surrender. दिसंबर 1971 पाकिस्तान ने 93,000 सैनिकों के साथ भारतीय सेना के सामने सरेंडर कर दिया था। सरेंडर की वो तस्वीरें इतिहास के पन्नों में एक अहम अध्याय की तरह दर्ज हैं। 71 की वो जीत भारतीय सेना की सबसे खास जीत थी। उस लड़ाई में भारतीय सेना के तीनों अंगों नेवी, आर्मी और एयरफोर्स ने पाकिस्तानी हमले का मुंह तोड़ जवाब दिया था। एक ऐसा जवाब जिसमें 14 दिन के अंदर पाकिस्तान को सरेंडर करना पड़ा था और सृजन हुआ था एक नए राष्ट्र का, जिसका नाम है बांग्लादेश। भारतीय सेना ने 14 दिन में उस लड़ाई को खत्म कर दिया जिसकी शुरुआत पाकिस्तान ने की। कुछ ही घंटे पहले पाकिस्तानी हवाई जहाजों ने हमारे अमृतसर, पठानकोट, श्रीनगर, अवंतीपुर, उत्तरलाई, जोधपुर, अंबाला और आगरे के हवाई अड्डों पर बमबाजी की। जो पश्चिमी पाकिस्तान की लड़ाई थी, वो लड़ाई भारत पर भी आ गई है। मुझे जरा भी संदेह नहीं है कि विजयी भारत की जनता की, भारत की बहादुर सेना की होगी। 1971 की इस जंग में भारतीय सेना पर प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का भरोसा 100% सही साबित हुआ। हालांकि दोनों देशों के बीच जंग होने के आसार घोषित तौर पर युद्ध शुरू होने के पहले ही बन चुके थे। इसकी वजह थी भारत के पूर्व में स्थित पूर्वी पाकिस्तान, यानी पाकिस्तान का वो हिस्सा जिसे आज बांग्लादेश कहा जाता है। पूर्वी पाकिस्तान में बंग बंधु के नाम से जाने जाने वाले वहां के लोकप्रिय नेता शेख मुजीबुर रहमान को 1970 के चुनाव में जबरदस्त जीत हासिल हुई थी। लेकिन पाकिस्तान के राष्ट्रपति जनरल याहिया खान और चुनाव में दूसरे नंबर पर रहने वाली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नेता जुल्फिकार अली भुट्टो ने मुजीबुर रहमान को पाकिस्तान की कमान सौंपने से इनकार कर दिया। किसी भी हालत में पाकिस्तानी सरकार दो सेंटर ऑफ पावर नहीं देखना चाहती थी, और यदि इस तरीके से डेमोक्रेटिक इलेक्शन के द्वारा पूरी सत्ता उन्हें दे दी जाती तो शायद दो सेंटर ऑफ पावर हो जाते और ये उनके लिए एडमिनिस्टर करना बहुत मुश्किल होता। इस रवैये से नाराज मुजीबुर रहमान ने 7 मार्च 1971 को पश्चिमी पाकिस्तान की हुकूमत के खिलाफ बिगुल फूंक दिया। मुजीब समर्थक सड़कों पर उतर आए। पूर्वी पाकिस्तान गुस्से से उबल रहा था, लेकिन याहिया खान ने इसकी परवाह नहीं की। उल्टे 25 मार्च 1971 को पाकिस्तानी फौज आंदोलनकारियों पर टूट पड़ी। मुजीबुर रहमान को गिरफ्तार कर लिया गया। पाकिस्तानी फौज के जुल्म के शिकार पूर्वी पाकिस्तान के लोग भाग भाग कर भारत आने लगे। शरणार्थियों की संख्या बढ़ती जा रही थी और उसके साथ ही भारत की परेशानी। तब भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने थल सेना प्रमुख जनरल सैम मानेकशॉ से पूर्वी पाकिस्तान में कार्रवाई करने के लिए कहा, लेकिन मानेकशॉ ने इससे साफ इनकार कर दिया। The monsoon will be breaking in a few days' time, and when it rains in that part of the world, it pours. Rivers become like ocean. If you stand on one bank, you can't see the other. The Air Force will not be able to support me. And if I were to go in, I guarantee you 100% defeat. जनरल सैम मानेकशॉ का 1971 की युद्ध में जीत में एक अहम किरदार रहा है। जनरल ने युद्ध में उतरने से इनकार कर दिया। इसका फायदा यह हुआ कि भारतीय सेना को तैयारी के लिए अतिरिक्त समय मिल गया। नतीजा, जब पाकिस्तान ने हवाई हमला किया तो उसका मुंह तोड़ जवाब देने की तैयारी कर चुका था भारत।
भारतीय वायुसेना ने पश्चिमी पाकिस्तान के चंदेरी, शेरकोट, सरगोधा, मुरी, मियांवाली, कराची, रावलपिंडी और चंगामंगा के हवाई अड्डों पर बम बरसाने शुरू कर दिए। जब उन्होंने बॉम्बिंग शुरू किया तो ठीक है, हम लोगों ने अपने जो प्लान बना रखा था 3 दिसंबर को दे दिया। टेक्निकली एक तरह से कह सकते हैं कि पाकिस्तान ने शुरुआत की, मगर सच्चाई ये कि हम तो तैयार थे, वो हमें एक बहाना मिल गया शुरू करने का, वैसे भी हम शुरू करते ही। पाकिस्तानी हमले के साथ ही भारतीय सेना ने पूर्वी पाकिस्तान की घेराबंदी शुरू कर दी। दक्षिण में मिजोरम, पूर्व में त्रिपुरा, उत्तर में असम और पश्चिम में पश्चिम बंगाल की तरफ से सेना के अलग अलग डिवीजन ढाका की तरफ बढ़ने की तैयारी करने लगे। पाकिस्तान को लगा कि भारत का सारा ध्यान पूर्वी सीमा पर है, इसलिए पाकिस्तान के राष्ट्रपति जनरल याह्या खान ने भारत की पश्चिमी सीमा को भेदने की रणनीति बनाई। उनकी योजना थी कि पश्चिम में भारत के ज्यादा से ज्यादा क्षेत्र पर कब्जा हो गया तो पूर्व में भारत को पीछे हटने के लिए दबाव बनाना आसान होगा। इसी मकसद से राजस्थान के जैसलमेर एयरबेस पर कब्जे का प्लान बना। कल सुबह तक हमें जैसलमेर के एयरबेस पर कब्जा करना है। ब्रिगेडियर तारिक मीर। जी सर। आपका मिशन लोंगेवाला पोस्ट को क्रॉस करके रामगढ़ पर कब्जा करना है। सर, कल सुबह का नाश्ता लोंगेवाला में होगा, दोपहर का खाना रामगढ़ में खाएंगे और रात का खाना जैसलमेर में होगा। थार रेगिस्तान में भारतीय सीमा के 15 किलोमीटर अंदर मौजूद लोंगेवाला पोस्ट। पाकिस्तानी फौज ने रास्ते से भारत में घुसपैठ की योजना बनाई थी। जैसलमेर यहां से 108 किलोमीटर आगे है। पाकिस्तानी फौज जैसलमेर एयरबेस को निशाना बनाना चाहती थी। भारतीय सेना को इसकी कोई खबर नहीं थी। 4 दिसंबर 1971 की उस रात मेजर कुलदीप सिंह चांदपुरी 23 पंजाब रेजिमेंट के 100 से भी कम सैनिकों के साथ इस पोस्ट की निगरानी पर थे। तभी अचानक सेकंड लेफ्टिनेंट धर्मवीर ने उन्हें खबर दी कि सीमा पार से पाकिस्तानी टैंकों की फौज उनकी पोस्ट की तरफ बढ़ रही है। रात को तकरीबन 2 बजे के करीब इनको खबर दी गई। 2 बजे से भी थोड़ी पहले खबर मिलनी शुरू हो गई कि पाकिस्तान का कुछ फोर्स, जहाँ टैंकों की आवाज़ आ रही है, वो पीछे से लोंगेवाला के पीछे से आ रही है और को लग रहा है कि दुश्मन का वहाँ से फोर्स आ रहा है। क्योंकि ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी किसी के पास, तो पहले लोगों ने सोचा कि ये ऐसे ही कोई छोटा मोटा फोर्स होगा ताकि हमारा अटैक डिसरप्ट हो जाए, ना हो अटैक, उसके लिए भेजा होगा। लेकिन थोड़ी देर बाद पता लग गया कि काफी बड़ा फोर्स आ रहा है। कैप्टन धर्मवीर ने बताया कि रात के अंधेरे के बावजूद भारतीय सीमा पर टैंकों की वजह से उड़ने वाली धूल उन्हें साफ दिखाई दे रही थी। ये पाकिस्तानी ब्रिगेडियर तारिक मीर की वही ब्रिगेड थी जो जैसलमेर एयरबेस पर कब्जे के इरादे से आगे बढ़ रही थी। मेजर चांदपुरी ने तुरंत अपने बटालियन हेडक्वार्टर से और यूनिट भेजने के लिए कहा और फिर अपनी छोटी सी टुकड़ी के साथ पाकिस्तानी टैंकों को आगे बढ़ने से रोकने की कोशिश में लग गए। पूरी रात उस इलाके में कोई फौज नहीं थी सिवाय इस एक टुकड़ी, एक कंपनी के सिवाय, जबकि पाकिस्तान के जो है टैंक गड़गड़ाते हुए उन्होंने वहां पे हमला कर दिया। बड़ी हिम्मत से इस कंपनी ने एक रात के लिए उनको डिले किया। उनको लगा कि यहाँ माइनफील्ड बिछी है और उन्होंने अपनी रॉकेट लॉन्चर्स और एंटी टैंक गन से फायर खोला और उस टैंकों को रुकने पे मजबूर कर दिया। चांदपुरी और उसकी कंपनी ने वो जो टाइम दिया, जो 3-4 घंटे का टाइम दिया, जिस तरीके से भी उन्होंने अपोजिशन दिखा के उस दुश्मन को रोके रखा, उससे सारा सिचुएशन चेंज हो गया। क्योंकि अगर वो ना होता तो वो आगे निकल जाते, फिर उनको पकड़ना बहुत मुश्किल था। इस वक्त वो एक छोटे एरिया के अंदर पकड़े गए इतने सारे लोग, और उनको एंगेज करना आसान हो गया। इस बीच जैसलमेर एयरबेस को पाकिस्तानी टैंकों के लोंगेवाला की तरफ बढ़ने की खबर दी गई। उस रात उस एयरबेस में सिर्फ 4 हंटर एयरक्राफ्ट और सेना की एयर ऑब्जर्वेशन पोस्ट के 2 विमान थे, लेकिन
हंटर विमान रात के अंधेरे में हमला नहीं कर सकते थे और अगर सुबह होते ही दुश्मन के टैंकों को आगे बढ़ने से नहीं रोका जाता तो अगले 4-5 घंटे में वो जैसलमेर एयरबेस तक पहुंच सकते थे। अगर वो रोकते नहीं, रात में हमारे जहाज, हंटर जहाज उड़ नहीं सकते थे, कोई चीज रोकने के लिए नहीं थी, सीधा ये हमारी गहरी जैसलमेर तक आ सकते थे। कोई रोकने के लिए बीच में और कोई टुकड़ी थी ही नहीं, कोई सैन्य ताकत शक्ति वहां नहीं थी। रात को जहाज उड़ नहीं सकते थे, वो सर्वप्रथम वो अगली सुबह आ पाते, तब तक वो 12 घंटे हमारे इलाके में लगातार आगे बढ़ के आ गए होते, तो काफी हमारे लिए मुश्किल हालात पैदा हो जाती वहां पे। इसलिए रातों ही रात एयरफोर्स ने हवाई हमले की तैयारी की और सुबह की पहली रोशनी के साथ ही 2 हंटर पाकिस्तानी टैंकों को निशाना बनाने के लिए निकल पड़े। ये रोशनी भी इतनी नहीं थी कि आसमान की ऊंचाई से जमीन का सही अंदाजा लगाया जा सके। तब इनमें से एक हंटर में मौजूद फ्लाइट लेफ्टिनेंट डी.के. दास ने जैसलमेर से लोंगेवाला तक जाने वाली सड़क के रास्ते को देखते हुए आगे बढ़ने का फैसला किया। का रीजन सिर्फ यही था कि डेजर्ट के अंदर, जैसे आपको मालूम है कि बहुत फीचर्स नहीं होते हैं, लैंडमार्क्स आर नॉट देयर। उसके अलावा उन दिनों में जहाज़ों के अंदर ये जीपीएस वगैरह जो आजकल हर एक जहाज़ के अंदर हैं, जो नेविगेशन सिस्टम वर इतने मतलब मॉडर्न नहीं थे, तो विजिबिलिटी भी पुअर थी। सुबह सुबह जब टेक ऑफ किया तो उन्होंने फिर करेक्टली वो वहाँ से जैसलमेर से रामगढ़ गए अलोंग द रोड, उधर से लेफ्ट टर्न करके फॉलो करके लोंगेवाला पहुंचे। उस समय तक किसी को भी यह अंदाजा नहीं था कि दुश्मन के कितने टैंक भारतीय सीमा में घुस चुके हैं। रात भर ये टैंक लोंगेवाला पोस्ट पर गोलाबारी करते रहे। 23 पंजाब रेजिमेंट के जवानों ने बहादुरी से उनका सामना किया। सुबह होते ही जब एयरफोर्स के हंटर विमान उनकी मदद के लिए लोंगेवाला पहुंचे, तब मालूम चला कि पाकिस्तान के करीब 40 टैंक आगे बढ़ रहे थे। कर्नल जी.एस. सांगा उस वक्त सेना के एयर ऑब्जर्वेशन पोस्ट के विमान में थे। कम से कम 15-16 टैंक उस एरिया में फिर रहे थे, जो कि काफ़ी हैवी फोर्स होता है। एक स्क्वाड्रन कम से कम वहाँ पे फिर रही थी और उनमें से अभी 7 टैंकों को आग लग चुकी थी, बर्न हो रहे थे। उसके बाद दूसरा मिशन आया एक एयरफोर्स का, उसको भी मैंने मदद किया। उनको प्रॉब्लम ये हो रही थी कि टैंक्स मूव करते थे, उससे सैंड उड़ रही थी और सैंड क्लाउड्स के अंदर ऑब्जर्व नहीं कर पा रहे थे और वहाँ पे कोई फॉरवर्ड एयर कंट्रोलर नहीं था। तो मैंने एड हॉक, हालांकि हमने कभी ऐसा काम पहले नहीं किया था, लेकिन अपनी जितनी भी नॉलेज होती है फ्लाइंग की, उसको इस्तेमाल करके मैंने उनको गाइड करना शुरू किया। उनको गाइड किया टैंक्स के ऊपर और उन्होंने उनके ऊपर हमला करके और तकरीबन 6 टैंक और डिस्ट्रॉय हो गए। इसके बाद भारतीय एयरफोर्स ने हंटर विमानों की मदद से उन पाकिस्तानी टैंकों को निशाना बनाना शुरू किया। तो 5 दिसंबर की शाम तक पाकिस्तानी फौज का हौसला पस्त होने लगा। लॉसेस इतने ज़्यादा हो गए थे कि उन्होंने अपने आप को पुल बैक करके थोड़ा साउथ की तरफ जाके वहाँ पे बैठ गए और क्लियरली था कि उन्होंने अपना जो अटैक है कॉल ऑफ कर दिया। अभी वापस जाने का प्रोग्राम है, विड्रॉ करना है। एयरफोर्स के लड़ाकू विमानों के लिए यह ऑपरेशन कितना मुश्किल था, इसका अंदाजा इस तस्वीर से लगाया जा सकता है। आसमान से ली गई ये तस्वीर लोंगेवाला में उसी जगह की है जहां 5 दिसंबर को भारतीय हंटर विमान पाकिस्तानी टैंकों को निशाना बना रहे थे। इस तस्वीर में दिख रही लाइनें उन पाकिस्तानी टैंकों के दौड़ने के निशान हैं जो हंटर विमानों के हमले के दौरान रेगिस्तान की जमीन पर भाग रहे थे। हमले से बचने के लिए पाकिस्तानी टैंक तेजी से आगे पीछे भाग रहे थे, जिससे ज्यादा धूल उड़े और भारतीय विमानों के लिए उन्हें देखना नामुमकिन हो जाए। लेकिन भारतीय एयरफोर्स के सामने पाकिस्तान की कोई चाल काम नहीं आई। पाकिस्तान का ये जो अटैक प्लान था, ये जो उन्होंने सरप्राइज किया, बड़ा अच्छा प्लान था, बहुत ब्रिलियंट प्लान था, लेकिन इसकी एग्जीक्यूशन अच्छी नहीं थी। उन्होंने फोर्स भेजा, पहली चीज़ उनके पास उस टाइप की गाड़ियाँ नहीं थी जो कि सैंड के अंदर मूव कर सकें, तो उनकी गाड़ियाँ फंस गईं।
गाड़ियाँ फंस गई, इसका मतलब आपका खाना पीना जो पानी वानी सब नहीं पहुंच पाएगा, तो कितनी देर आप लास्ट करोगे। सिर्फ जो टैंक थे वो निकल गए आगे, टैंक तो साइड में घूम सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके अलावा सबसे बड़ी जो उनकी कमज़ोरी थी कि कोई एयर सपोर्ट नहीं था, कोई एयर सपोर्ट प्लान नहीं किया, एक भी जहाज़ नहीं आया। और उसके कारण, क्योंकि हमारे पास हालांकि सिर्फ 4 जहाज़ थे, लेकिन क्योंकि आगे से एनिमी एयर सपोर्ट नहीं था तो ये बहुत उनके ऊपर हावी हो गए थे। 1971 में थार के रेगिस्तान में इसी जगह वो जंग हुई जिसे लोंगेवाला की लड़ाई के नाम से जाना जाता है। भारतीय सीमा में घुसपैठ की पाकिस्तानी कोशिश को भारतीय जवानों और एयरफोर्स के हंटर विमानों ने नाकाम कर दिया। इंडियन एयरफोर्स ने थार रेगिस्तान के इस हिस्से को पाकिस्तानी टैंकों की कब्रगाह में तब्दील कर दिया और इसका सबसे बड़ा असर ये हुआ कि लड़ाई के 2 दिनों के भीतर ही पाकिस्तानी फौज की हिम्मत टूट गई। दुश्मन की हवाई फौज ने नाक में दम कर दिया है। एक हवाई जहाज जाता है और दूसरा आता है और 20-20 मिनट ऊपर नाचता है। 40% फौज और सामान हलाक पर तबाह हो चुका है। आगे जाना तो क्या, पीछे मुड़ना मुश्किल हो गया है। जल्दी हवाई फौज मदद के लिए भेजो, वरना वापस मुड़ना नामुमकिन है। पाकिस्तानी सेना ने भारतीय जमीन पर कब्जा करने के मकसद से लोंगेवाला पर हमला बोला था, लेकिन भारतीय सेना ने उसका वो हाल कर दिया कि उसके लिए अपनी जमीन पर वापस भागना मुश्किल हो गया। तो एक तरफ जहां इंडियन एयरफोर्स ने अपना दमखम दिखाया, तो दूसरी तरफ इंडियन नेवी भी पीछे नहीं थी। उसने कुछ ऐसा कर दिखाया जिसकी पाकिस्तान कल्पना भी नहीं कर सकता था। उसने पाकिस्तान के कराची बंदरगाह पर हमला बोल दिया और इस ऑपरेशन को नाम दिया गया ऑपरेशन ट्राइडेंट। पाकिस्तान का कराची बंदरगाह उस लड़ाई में रणनीतिक तौर पर पाकिस्तान के लिए काफी अहम था। यहीं पर पाकिस्तानी नौसेना का मुख्यालय था। पूर्वी पाकिस्तान में मौजूद पाकिस्तानी फौज को किसी भी तरह की मदद सिर्फ समुद्र के रास्ते ही पहुंचाई जा सकती थी। ये सप्लाई कराची बंदरगाह से होती थी। कराची में ऑयल टैंक्स थे जिसमें पाकिस्तान का पूरा जो तेल का भंडार है वो वहाँ पे केंद्रित था, और उसकी एयरफोर्स, उसकी नेवी के लिए और उसकी फौजों के लिए भी यहाँ पे जो है पूरा उसका फ्यूल भंडार, जो कि FOL जिसको कहते हैं सैनिक भाषा में, वो वहाँ के कराची के ऑयल फार्म, ऑयल टैंक्स में था और होम बेस था ये पाकिस्तानी नेवी का। इसी वजह से इस लड़ाई में भारतीय नौसेना की बहुत बड़ी भूमिका थी। तब के नौसेना प्रमुख एडमिरल नंदा ने लड़ाई शुरू होने से पहले ही इसे भांप लिया था, इसलिए उन्होंने प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी से मुलाकात की। अगर नौसेना कराची पर हमला करे तो क्या सरकार राजनीतिक ऐतराज करेगी? आप ऐसा क्यों पूछ रहे हैं? मैं बताता हूं। 1965 में खास तौर से नौसेना को कहा गया था कि वो भारतीय समुद्री सीमा के बाहर कोई कार्रवाई न करे, और जिसकी वजह से नौसेना को बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ा। Well, Admiral, if there is a war, there is a war. थैंक यू वेरी मच मैम, मुझे मेरा जवाब मिल गया। थैंक यू वेरी मच। एडमिरल नंदा चाहते थे कि कराची के ऊपर वार करके वो पाकिस्तान की नेवी का मनोबल तोड़ दें, उनके इतनी क्षति पहुंचाएं कि उसमें कोई कैपेबिलिटी ना रह जाए कि वो हमारे जहाज़ों के साथ जो है कोई दखलंदाजी कर सके। जो हमारे जहाज़ रसद लेके आ रहे हैं, पेट्रोल लेके, तेल लेके आ रहे हैं, उनके साथ कोई दखलंदाजी ना कर सके। ऑपरेशन ट्राइडेंट ये नाम है उस खतरनाक और दिल दहला देने वाले प्लान का जिसे इंडियन नेवी ने 4 दिसंबर 1971 को शुरू किया। इस ऑपरेशन के लिए 3 मिसाइल बोट 2 सबमरीन के साथ पाकिस्तान कराची पोर्ट की तरफ रवाना हुई। INS निपात, INS निर्घट, INS वीर, ये तीनों मिसाइल बोट समुद्री रास्ते पर आगे बढ़ती हुई कराची से करीब 400 किलोमीटर पहले रुककर दिन खत्म होने का इंतजार करती रही। ये जो बोट्स हैं इनकी रेंज ज्यादा नहीं है और इनको जो है ज्यादातर डिफेंस के लिए, रक्षात्मक तरीकों के लिए इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन हमारी नेवी ने
बहुत ही सोच विचार का अपना अनूठा एक एग्जाम्पल उदाहरण देते हुए बड़े जहाज़ों से इनको छोटे मिसाइल बोट्स को टो करके वो कराची के हार्बर के पास तक ले गए ताकि इनको अपना ईंधन नहीं लगाना पड़ा। कराची के हार्बर के पास इन्होंने ये जो बोट्स थी ये छोड़ दी और कॉमोडोर बबरू भान यादव थे जो इस पूरी ऑपरेशन के सरगना थे उस वक्त। इनका मकसद था रात के अंधेरे में कराची पर हमला, जिससे पाकिस्तानी एयरफोर्स के विमान उन्हें निशाना न बना सके। इस दौरान तीनों मिसाइल बोट में मौजूद नेवी ऑफिसर्स एक दूसरे से रूसी भाषा में बात करते रहे, जिससे पाकिस्तान को किसी भी हाल में उनकी योजना की भनक न लगने पाए। रात होते ही ऑपरेशन ट्राइडेंट शुरू हो गया। सबसे पहले आईएनएस निर्घाट ने पीएनएस खैबर को अपना निशाना बनाया। यह हमला इतना अचानक था कि पाकिस्तानी नौसेना को ये तक समझ नहीं आया कि हमला हुआ कहां से है। पीएनएस खैबर ने पाकिस्तानी नौसैनिक मुख्यालय को भेजे इमरजेंसी संदेश में कहा कि उन पर दुश्मनों ने हवाई हमला किया है। यानी वो इस बात को भी समझ नहीं पाए कि उन पर हमला इंडियन नेवी की मिसाइल बोट ने किया है जो उनके काफी करीब पहुंच चुकी थी। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाते, आईएनएस निर्घाट से निकली दूसरी मिसाइल ने पीएनएस खैबर को 2 टुकड़ों में तोड़ दिया। इसी दौरान कराची की तरफ आगे बढ़ते हुए भारत की दूसरी मिसाइल बोट आईएनएस वीर ने एक और पाकिस्तानी जहाज को निशाना बनाया। इस जहाज में मौजूद लोगों को इमरजेंसी संदेश भेजने तक का मौका नहीं मिला। भारतीय नौसेना की तीनों मिसाइल बोट अब कराची के करीब पहुंच चुकी थी। आधी रात के करीब आईएनएस निपट से निकली एक मिसाइल बंदरगाह के ऑयल टैंक पर गिरी, जिसके बाद पूरा बंदरगाह आग की लपटों से घिर गया। पूरी कराची में आग की लपटें फैलनी शुरू हो गई। वो जो उनका जो फ्यूल टैंक जो जलना शुरू हो गया। देखिए बहुत ही शानदार जीत थी ये, एक नेवल इतिहास में बहुत ऑडेशियस और डेयरिंग ऑपरेशन था जो कि बिल्कुल लोग इतने घबराए हुए थे कि साहब हम कर भी पाएंगे कि नहीं। और तब जो उनके नेवी चीफ साहब थे उन्होंने बिल्कुल बोल दिया कि अगर आप जो समझता है कि नहीं कर सकता रिजाइन करके घर चले जाओ, लेकिन ये हमला होगा और हम कराची पे जाके उनके घर में जाके मारेंगे पाकिस्तान को। ऑपरेशन पूरा होते ही उसी रात तीनों मिसाइल बोट भारत की तरफ रवाना हो गई। 3 दिन बाद ऑपरेशन पाइथन के तहत इंडियन नेवी ने दोबारा कराची बंदरगाह पर हमला कर दिया और उसे तबाह कर दिया। इसकी वजह से ये बंदरगाह कई दिनों तक जलता रहा। इस ऑपरेशन का सबसे बड़ा फायदा ये हुआ कि भारत के पश्चिमी समुद्र तट से पाकिस्तानी जहाजों की आवाजाही बिल्कुल बंद हो गई, यानी पूरी पाकिस्तान की सप्लाई लाइन भी लगभग खत्म हो गई। उधर बंगाल की खाड़ी में आईएनएस विक्रांत से उड़ने वाले जहाजों ने पूर्वी पाकिस्तान के कॉक्स बाजार और चितगांव बंदरगाह को तबाह कर दिया। इसकी खोज में पाकिस्तान की पनडुब्बी पीएनएस गाजी निकली, लेकिन 1971 की जंग में एक भी गोला दागे बगैर पीएनएस गाजी 93 नौसैनिकों के साथ समुद्र में दफन हो गई। भारत के युद्धपोत आईएनएस राजपूत ने विशाखापत्तनम के पास गाजी को तबाह कर दिया था। गाजी के डूब जाने से पाकिस्तानी नौसेना की कमर टूट गई। 1971 में भारतीय नौसेना ने 1/3 पाकिस्तानी नौसेना का सफाया कर दिया। आसमान पर भारतीय वायुसेना का कब्जा था। पाकिस्तानी सेना अगर कहीं मौजूद थी तो वो थी पूर्वी पाकिस्तान में, लेकिन यहां पर भी भारतीय रणनीति का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि सिर्फ ढाका के अंदर 30,000 पाकिस्तानी सैनिक थे और ढाका से 30 किलोमीटर दूर मौजूद थे 3,000 भारतीय सैनिक। तो सवाल ये कि ये चमत्कार हुआ तो कैसे हुआ? आखिर कैसे भारतीय सेना ने पाकिस्तानी सेना को सरेंडर करने पर मजबूर कर दिया? लड़ाई के दौरान ही प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने पूर्वी पाकिस्तान को बांग्लादेश के तौर पर एक अलग राष्ट्र की मान्यता देने की घोषणा कर दी। इसकी वजह थी पाकिस्तान की तरफ से इस मामले में अंतरराष्ट्रीय दखल का दबाव बनाने की कोशिश। अमेरिका पाकिस्तान के पक्ष में था और वो हर हाल में युद्ध विराम कराना चाहता था। अगर युद्ध विराम हो जाता तो आजाद बांग्लादेश का बनना लगभग नामुमकिन हो जाता। हिंदुस्तान ने रूस के साथ एक हाल में ही ट्रीटी
की थी, तो वो समझते थे कि हिंदुस्तान जो है नॉन अलाइंड की बजाय वो रूस की तरफ ज़्यादा प्रभावित है, और ये पाकिस्तान को शायद अगर ये ख़त्म कर देंगे तो हमारे लिए बहुत मुसीबत हो जाएगी। इसीलिए अमेरिका और उनके जो वेस्टर्न दूसरे पावर्स थे वो सपोर्ट कर रहे थे। अमेरिकी राष्ट्रपति निक्सन ने भारत पर लड़ाई रोकने का दबाव बनाने के लिए अपने 7वें जंगी बेड़े को बंगाल की खाड़ी की तरफ भेज दिया। इसकी खबर भारत को 8 दिसंबर को लग चुकी थी। 7th फ्लीट के नाम से मशहूर अमेरिका का 7वां बेड़ा उसका सबसे शक्तिशाली नौसैनिक बेड़ा था। इसके जवाब में भारत ने सोवियत रूस से मदद मांगी। रूस के साथ 1971 में ही मैत्री समझौता हुआ था, जिसके तहत भारत पर हमला रूस पर हमला होता। सोवियत रूस ने भारत की मदद के लिए एडमिरल व्लादिमीर क्रुग्ल्याकोव के नेतृत्व में प्रशांत महासागर में तैनात अपने जंगी बेड़े को हिंद महासागर में भेज दिया। इसमें न्यूक्लियर पनडुब्बी और जहाज शामिल थे। इस बेड़े के प्रमुख एडमिरल व्लादिमीर क्रुग्ल्याकोव ने युद्ध के बाद एक इंटरव्यू में कहा था, उन्हें अमेरिकी जंगी जहाजों को भारत के सैनिक ठिकानों के पास जाने से रोकने का जिम्मा सौंपा गया था। साफ था कि इस लड़ाई में अमेरिका और रूस भी आमने सामने आ चुके थे। तब प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने फैसला किया कि अमेरिकी बेड़े के भारत के करीब पहुंचने से पहले पाकिस्तानी फौज को आत्मसमर्पण के लिए मजबूर करना होगा। पूर्वी पाकिस्तान में पाकिस्तानी सेना बड़ी तादाद में मौजूद थी, लिहाजा भारतीय सेना उसका हर गली हर कूचे में मुकाबला नहीं कर सकती थी। इसीलिए उसने खास रणनीति बनाई। उसने सिर्फ ढाका को निशाना बनाया। हालांकि इस विजय गाथा में मुक्ति वाहिनी का किरदार बहुत अहम है, और ये विजय गाथा उनके किरदार के बगैर, उनके योगदान के बगैर अधूरी है। मुक्ति बाहिनी वहाँ के कुछ लोग थे, कुछ बांग्लादेश राइफल जो पुलिस के ऑर्गेनाइजेशन उसके कुछ जवान थे जो डिजर्ट करके आ गए थे, कुछ पाकिस्तान आर्मी जो बंगाली लोग थे ईस्ट पाकिस्तान में वो आ गए थे, प्लस वॉलंटियर्स थे। सबको मिला करके एक भारत ने टुकड़ियां बनाई, उनको ट्रेनिंग दी। पाकिस्तान ने रजाकार के अलावा जो उनको सपोर्ट कर रहे थे, जितना भी बंगाली पॉपुलेशन है, वो पाकिस्तान आर्मी से के विरुद्ध हो गया था, और भारतीय सेना को उस पूरे पॉपुलेशन से और मुक्ति बाहिनी से बहुत बहुत मदद मिली। और मैं ये कह सकता हूं कि अगर वो मदद नहीं मिलती तो इस प्रकार का ऑपरेशन करना इतनी सफलता के साथ इतनी जल्दी नहीं हो सकता था। पूर्वी बांग्लादेश के अंदर पाकिस्तानी फौज के खिलाफ भारतीय सेना को मुक्ति वाहिनी की मदद मिलती रही। धीरे धीरे भारतीय सेना ने ढाका को 3 तरफ से घेर लिया, लेकिन पाकिस्तानी फौजियों की हिम्मत पस्त हुई 14 दिसंबर को, जब भारतीय सेना ने एक ऐसे निशाने पर हमला किया जहां उन्हें उम्मीद नहीं थी। वो था पाकिस्तान के गवर्नर का घर, जहां सभी बड़े अधिकारी गुप्त मीटिंग के लिए इकट्ठा हुए थे। एक रेडियो इंटरसेप्ट मिल गया कि वहां पर एक हाई लेवल सिविल मीटिंग हो रही है गवर्नर्स हाउस में। अभी जब ये खबर भारत को मिली तो उन्होंने जो हमारा एयरफोर्स का जो उधर स्क्वाड्रन था, मिक्स का स्क्वाड्रन था, वहां पर उनको खबर पहुंचा दी कि 1 घंटे के अंदर आप उधर ऑपरेशन एग्जीक्यूट करें, 1 घंटे के अंदर एग्जीक्यूशन कर दीजिए। अभी 1 घंटे में तो हो नहीं सकता था ऑपरेशन, क्योंकि एयरबेस से ढाका तक फ्लाइंग टाइम ही 40 मिनट का था। वायुसेना के 4 MiG-21 विमानों को बहुत ही कम समय में ये काम सौंपा गया कि उन्हें गवर्नर हाउस को निशाना बनाना है। विमान के फ्लाइट अफसरों को तब ये तक पता नहीं था कि गवर्नर हाउस ढाका में किस जगह पर है। एक पुराने टूरिस्ट मैप की मदद से इन अफसरों ने गवर्नर हाउस को ढूंढा और फिर उस पर रॉकेटों की ऐसी बरसात कर दी जिससे पाकिस्तानी फौज के बड़े बड़े अधिकारी कांप गए। उन्होंने
जहां पे जिस कमरे में ये कॉन्फ्रेंस हो रही थी उसकी खिड़कियों के थ्रू अपने रॉकेट और कैनन फायर दागे, सारा तहस नहस कर दिया। और वो सब के सब जो लोग उस कॉन्फ्रेंस हॉल में थे वो टेबलों के नीचे छिप गए। और जो सादिक सालिक हैं, जो कि कर्नल थे उस वक्त और जो कि पीआरओ थे इनके जनरल नियाजी के, उनका बयान है कि जनरल नियाजी टेबल के नीचे छुपकर फपक फपक के बच्चों की तरह रो पड़े। जो गवर्नर थे आदम मलिक, उन्होंने टेबल के नीचे से साइन किया कि मैं रिजाइन करता हूं और ऊपर रख दिया। इस जो वार से जो नेतृत्व था पाकिस्तान की सेना का, वो पूरी तरह से उसको तहस नहस कर दिया गया। 2 दिन पहले तक भारत को चुनौती देने वाले पाकिस्तानी कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल नियाजी इस हमले के बाद ऐसे पस्त हुए कि उन्होंने भारत को युद्ध विराम का प्रस्ताव भिजवा दिया। तब भारतीय सेना अध्यक्ष सैम मानेकशॉ ने जवाब दिया कि युद्ध विराम सिर्फ आत्मसमर्पण के साथ ही स्वीकार किया जाएगा। भारतीय सेना पाकिस्तानी सेनाओं के कमांडर से एक बार फिर आत्मसमर्पण के लिए कह रही है। इसके लिए हम 16 दिसंबर की सुबह 9 बजे तक बमबारी रोक रहे हैं। हम ये भरोसा दिलाते हैं कि अगर पाकिस्तानी सेना उस वक्त तक आत्मसमर्पण कर देती तो उनके साथ पूरी तरह मानवीय व्यवहार किया जाएगा। लेकिन अगर कमांडर नियाजी इस संदेश का पालन कर अपनी सेनाओं को हर जगह आत्मसमर्पण के लिए आदेश नहीं देंगे तो भारतीय सेना और अधिक ताकत से हमला कर देगी। जनरल सैम मानेकशॉ जिस वक्त पाकिस्तान को आत्मसमर्पण की एक कड़ी चेतावनी दे रहे थे, उस वक्त अमेरिकी सेना का 7वां जंगी बेड़ा बंगाल की खाड़ी में प्रवेश कर चुका था और चटगांव बंदरगाह की तरफ बढ़ रहा था। उस वक्त कोलकाता में मौजूद लेफ्टिनेंट जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा पर पूर्वी कमान के जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ के तौर पर पाकिस्तान से आत्मसमर्पण करवाने की जिम्मेदारी थी। Bangladesh was a very small place, and we had our troops in Bengal, and they were around it. उनके साथ जनरल स्टाफ प्रमुख के तौर पर मेजर जनरल JFR जेकब थे। 16 तारीख की सुबह जनरल मानेकशॉ ने मेजर जनरल जेकब को ढाका जाकर आत्मसमर्पण की तैयारी करवाने का आदेश दिया। किसने कहा कि हम हथियार डाल रहे हैं? आप यहां सीज फायर कराने आए हैं। देखिए जनरल साहब, पिछले 3 दिनों से वायरलेस पे हम यही बातें कर रहे हैं। मेरे हिसाब से आपके लिए ये ऑफर बहुत अच्छे हैं, मान लीजिए इसे। अगर आप सरेंडर करते हैं तो आपके और आपके परिवार की सुरक्षा की जिम्मेदारी हमारी है, वरना हम जिम्मेदार नहीं होंगे। नहीं, ये नहीं हो सकता। जनरल साहब, मैं आपको 30 मिनट और देता हूं, सोच लीजिए। मेरे आने तक आप इस पर दस्तखत कर दीजिएगा, वरना मुझे अपनी फौज को दोबारा लड़ाई शुरू करने के लिए हुक्म देना पड़ेगा। तो क्या सोचा आपने? क्या आप सरेंडर करने के लिए तैयार हैं? ठीक है, सो आई टेक दिस एज एक्सेप्टेड। जनरल नियाजी, सरेंडर रेस कोर्स के मैदान में होगा, ध्यान रखिए।
4 घंटे के अंदर उनको नेगोशिएशन हुआ और साइन किया। इट वॉज वेरी क्लोज रन थिंग, बहुत मुश्किल था। ये बहुत shall I say it was a momentous time. In 4 hours, a surrender was negotiated and signed. 16 दिसंबर को शाम 4:31 पर ढाका के रेस कोर्स में बांग्लादेश की मुक्ति वाहिनी हाई कमांड के चीफ ऑफ स्टाफ ग्रुप कैप्टन खोनकर की मौजूदगी में भारत के पूर्वी कमांड के जीओसी इन चीफ लेफ्टिनेंट जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा के सामने पाकिस्तानी कमांडर जनरल नियाजी ने आत्मसमर्पण के कागजों पर दस्तखत किए। उस वक्त नियाजी साहब, he was a broken man, and when he met the general and he surrendered his pistol to him, I thought that was his weakest point in life. He was in tears and a totally broken down person. ये वो ऐतिहासिक तस्वीरें हैं जो भारतीय सेना के शौर्य की दास्तान सुनाती हैं। पाकिस्तानी कमांडर ए.के. नियाजी ने पहले लेफ्टिनेंट जनरल अरोड़ा के सामने सरेंडर के कागज पर दस्तखत किए और फिर अपने बिल्ले उतारे। सरेंडर के प्रतीक के तौर पर नियाजी ने अपना रिवॉल्वर जनरल अरोड़ा के हवाले कर दिया। जनरल नियाजी के साथ 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों ने भी अपने हथियार डाल दिए। उन्नीस 1971 की जीत भारतीय नेवी, आर्मी और एयरफोर्स में जबरदस्त कोऑर्डिनेशन और साहस का नतीजा थी। वहीं प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के मजबूत इरादों और कड़े फैसलों से भी भारतीय सेना को हौसला मिलता गया। यानी कि एक तरफ भारतीय सेना की रणनीति तो दूसरी तरफ प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का पूरा समर्थन और कूटनीति। 1971 में भारत ने पाकिस्तान को ऐसा सबक सिखाया जिसे वो हमेशा याद रखेगा।